Hello students, welcome to all about civil structural mechanics। हम यूनिट पढ़ रहे हैं shear force and bending moment। ऑलमोस्ट हम यूनिट कवर कर चुके हैं जिसमें कि हमने अलग अलग लोड्स के बारे में, अलग अलग सपोर्ट्स के बारे में और फिर इन सपोर्ट्स और लोड का जो कॉम्बिनेशन बनाया था उनका shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना सीखा है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड रहेगा और पॉइंट लोड है उस पर, तो किस टाइप से शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड पर यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इस केस में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस टाइप से आएगा। तो हमने ये अलग अलग केसेस में अलग अलग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई रिलेशन होता है या नहीं। अब रिलेशन कैसे होता है, जैसे हम सिंपल फिगर बनाते हैं, उसके बेसिस पर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर शेयर फोर्स डायग्राम के बेसिस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यानी कि लोड से हम शेयर फोर्स बना रहे हैं और शेयर फोर्स के डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना पा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इसमें रिलेशन है। तो अब ये रिलेशन कैसे होता है आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड देखो, शेयर एंड मोमेंट रिलेशनशिप, यानी कि शेयर और मोमेंट में क्या रिलेशनशिप होती है। तो सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स इसमें आप क्लियर करो। जो स्मॉल w है उसका मतलब होता है वेट, यानी कि लोड। किसी भी बीम पर जितना भी लोड होगा, चाहे वो पॉइंट लोड हो, चाहे वो यूडीएल हो, चाहे वो यूवीएल हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और पॉइंट लोड, तो जिस टाइप के भी ये लोड्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर एक टर्म है इसमें कैपिटल V। तो जब भी हम शेयर फोर्स की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन पर हो, V का मतलब होगा शेयर फोर्स। और ऐसे ही M का मतलब होगा बेंडिंग मोमेंट। तो तीन चीज़ें हमने देख ली हैं। W रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को, वेट को, किसी भी बीम या किसी भी स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड को। V रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर फोर्स को और M रिप्रेजेंट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ा होगा, 11th 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो आपने पॉलिटेक्निक का जब फर्स्ट ईयर होगा तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। तो उस मैथमेटिक्स में आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वहाँ से पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, येलो बॉक्स, इसके अंदर लिखा है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इनका मतलब क्या है, जो डेल अपॉन डेल एक्स होता है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब ये मैथ्स में जो आपने पढ़ा होगा वहाँ से आपको डिफरेंशिएशन की बात क्लियर होगी। बेसिक बता देती हूँ डिफरेंशिएशन में क्या होता है। जब हमें किसी भी पूरे एलिमेंट की वैल्यू पता होती है, सपोज हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जब हमें पूरे, सपोज एक बार मान ली हमने, तो उस बार की लेंथ हमें पूरी पता है, लेकिन अब हमें किसी एक पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो एक पर फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब हम शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और वेट फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है, और जो साइड में लिखा है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स V, तो हम यहाँ पर मतलब है कि V को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हमें टोटल वैल्यू पता है। डिफरेंशिएशन करेंगे V का तो जो स्मॉल वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंशिएशन करने से मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेयर एंड मोमेंट रिलेशनशिप में W इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। V शेयर फोर्स है और जो W है वो है वेट या फिर लोड। तो जब हम शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी पॉइंट पर,
तो डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी वेट की, यानी कि शियर फोर्स को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वेट होगा, वो लोड होगा। रिलेशनशिप हमें मिल गई, ठीक बात है। यानी कि जो भी स्लोप होगा शियर डायग्राम का वो होगा जितना भी लोड लग रहा है उसके माइनस में, माइनस साइन, और वो वैल्यू की, वो लोडिंग की वैल्यू होगी। फिर सेकंड आपको दिख रहा है V इज इक्वल्स टू डेल एम अपॉन डेल एक्स, यानी कि हमने m को डिफरेंशिएट करा है डेल बाय डेल एक्स m को, यानी कि जब हम बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट कराते हैं किसी भी पॉइंट पर तो हमें V की वैल्यू मिलती है। V यानी कि शियर फोर्स, तो शियर फोर्स को डिफरेंशिएट कराया तो लोड की वैल्यू मिल रही है, और बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमें शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ द मोमेंट कर्व इज इक्वल्स टू शियर फोर्स, यानी कि जो भी स्लोप होगा मोमेंट कर्व का उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं। बोथ इक्वेशंस नॉट एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट ऑफ लोडिंग बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस्ड बाय द एब्रप्ट चेंज इन शियर। अब ये जो दो इक्वेशंस है ये हर एक पॉइंट पर वैलिड नहीं होती, पर जनरल अगर हम टोटल के लिए देखते हैं तो ये वैलिड है। अब हर एक पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होती क्योंकि शियर फोर्स लगातार चेंज कर रही है, शियर फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब शियर फोर्स भी चेंज हो रही है, मोमेंट भी चेंज हो रहा है और लोडिंग भी चेंज हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल पाती है। ये दो इक्वेशंस हैं जो कि शियर और मोमेंट के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड क्लियर है जिसमें कि हमने शियर और मोमेंट का रिलेशनशिप यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड स्लाइड में देखो, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ V इन x इज 1 हायर देन दैट ऑफ W। अब ये बात डिफरेंशिएशन में आपने समझी होगी, जब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है 2x, एक्स क्यूब को करते हैं तो वैल्यू आती है 3x स्क्वायर। अगर इसमें दिक्कत हो रही हो तो एक बार डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा हो डिफरेंशिएशन को हल्का सा रिवाइज करोगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो बिल्कुल बेसिक है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला। क्योंकि सबसे पहले जब आपने सीखा होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यही सब सीखा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी डिग्री V की होगी W की उससे कम होगी, यानी कि अगर V एक्स स्क्वायर है तो W की वैल्यू सिंपल x में होगी। वैसे ही V इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर m की डिग्री x में एक ज़्यादा होगी और V की एक कम होगी, यानी कि अगर m एक्स क्यूब में है तो V की वैल्यू एक्स स्क्वायर में होगी। डिग्री कम कैसे है, क्योंकि डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएट में डिग्री एक कम हो जाती है। डिग्री कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हिंदी में एक्स स्क्वायर जैसे होता है, तो एक्स की पावर जो 2 है वो 2 हम डिग्री बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं 2x। एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 को हम लिखते हैं 3x स्क्वायर। तो अब देखो जैसे ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिग्री एक कम हो जा रही है। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3x स्क्वायर। पहले एक्स क्यूब था, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स स्क्वायर में आंसर आया, तो ऐसे एक डिग्री कम हो गई। तो यहाँ पर भी वही बात है, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल V ओवर डेल एक्स। तो V की जो भी डिग्री होगी W की उससे एक कम होगी, या उल्टा बोल सकते हैं
कि W की जो भी डिग्री होगी V की उससे एक ज़्यादा डिग्री होगी। वैसे ही नेक्स्ट में अगर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए देखते हैं, तो जितनी भी डिग्री V की होगी M की उससे एक ज़्यादा होगी। बिल्कुल बेसिक बात है, जिन लोगों को डिफरेंशिएशन क्लियर होगा उनको तुरंत समझ में आ गया होगा पढ़ते ही। डिग्री ऑफ M इन X इज 2 हायर देन दैट ऑफ W। और जो M की डिग्री होगी वो 2 हायर होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो शेयर फोर्स हाई है, शेयर फोर्स को कम कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास W की वैल्यू आई है। तो सपोज अगर बेंडिंग मोमेंट एक्स क्यूब में है तो शेयर फोर्स क्या आएगा इसके लिए, एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आई 3x²। अब शेयर फोर्स की वैल्यू है, लेकिन वेट तो शेयर फोर्स को भी डिफरेंशिएट करने पर मिलता है। तो अब हम 3x² को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² के लिए क्या हो जाएगा 6x। पावर को एक कम कर देते हैं और जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप से शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और वेट में हमें रिलेशन मिल जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, यानी कि मोमेंट और शेयर के लिए जो इक्वेशन है, साथ में जो शेयर फोर्स और वेट के लिए इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, इक्वेशन मिलती है हमें del² अपॉन del(x²) इज इक्वल्स टू -w। यानी कि जब हम m को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट को पहले शेयर में बदलेंगे और शेयर को फिर हम वेट में बदलेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला से हमने दिखा दिया कि डबल इंटीग्रेशन हो रहा है ना, del² m अपॉन del(x²) या फिर d² अपॉन dx², यानी कि हम m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो वैल्यू आई हमारे पास -w वेट। अब m क्या है, ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ट्वाइस। अब सेम चीज़ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो बिल्कुल बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। तो देखो, जैसे हम अगर हमारे पास पूरी लेंथ का इंफॉर्मेशन है और हमें किसी एक पार्ट का फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हमें एक छोटे से पार्ट का पता है, लेंथ पता है या एरिया पता है, और हमें टोटल का फाइंड करना है, सपोज किसी घर में 1 मीटर स्क्वायर का हमें पता है कि इतना यूज़ होना है और हमें टोटल का निकालना हो, तो अब जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन। यानी कि हमें छोटी सी वैल्यू पता है और उससे हम पूरे एरिया का जब टोटल फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और किसी टोटल एरिया का पता हो और हमें एक पार्ट का फाइंड करना हो तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये चीज़ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे हम करते हैं उसके तरीके से हल्का सा हिंट ले सकते हो कि पूरा पता है और एक का फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन, और एक का पता है और पूरे एरिया का फाइंड करना है तो इसमें हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो अब जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अगर हम इसको उल्टा देखें तो मोमेंट कैसे मिलेगा, जो भी वेट है अगर हम उसको 2 बार इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगा। मेथड इज यूजेबल ओनली इफ W इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x। ये मेथड यूज होगा अगर W कॉन्टिन्यूस फंक्शन है x का, यानी कि वैल्यू x की फॉर्म में ही आ रही है। रीड करो आप ये 2 स्लाइड्स।
ये 2 स्लाइड्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बीम्स SFD एंड BMD। shear and moment relationships, expressing V in terms of W by integrating W is equals to minus del V over del X। ये हमने जस्ट पढ़ा है कि जब हम shear फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें W मिलता है। अब नेक्स्ट में देखो, आप ग्रीन बॉक्स में लिखा है V नॉट टू V del V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन x नॉट से लेकर x तक और W dx। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि shear फोर्स इक्वल होगी जब हम जितना भी वेट है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो हमने डिफरेंशिएशन वाली बात पढ़ी है उसका जस्ट ऑपोजिट है। अभी क्या हो रहा था, shear फोर्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें वेट मिल रहा था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ऐसी रोड्स हैं, एक रास्ते से स्कूल से घर, फिर घर से स्कूल। तो ऐसे ही एक पॉइंट से जब हम डिफरेंशिएट कर दिया तो स्मॉल पॉइंट पर आ गए, और स्मॉल पॉइंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़े वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं स्मॉल w को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, तो जो हमें मिल रहा है वो वैल्यू होती है shear फोर्स की। अब v क्या होता है? द नेगेटिव ऑफ द एरिया अंडर द लोडिंग कर्व फ्रॉम x नॉट टू x। आपको याद होगा जब हमने shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था तो उस डायग्राम में हमने जितना भी लोडिंग है उस लोडिंग का एरिया फाइंड किया और उसके बेसिस पे हम shear फोर्स फाइंड कर रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जितना भी एरिया होगा लोडिंग कर्व के अंदर वो सब नेगेटिव में shear फोर्स होता है। shear फोर्स की वैल्यू वहाँ से मिल जाती है। V नोट इज द shear फोर्स एट x नॉट एंड V इज द shear फोर्स एट x। अब V नॉट क्या होता है? कोई भी पॉइंट मान लेते हैं हम। x नॉट अगर एक पॉइंट है तो उस पर जो shear फोर्स है वो V नॉट है, और कोई पॉइंट x है तो वहाँ पर shear फोर्स V है। अब shear फोर्स और वेट का तो देख लिया, अब मोमेंट और shear फोर्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ग्रीन बॉक्स में लिखा है एक्सप्रेसिंग m इन टर्म्स ऑफ v बाय इंटीग्रेटिंग। अब देखो जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, v क्या होता है? डेल m ओवर डेल x, यानी कि मोमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें shear फोर्स की वैल्यू मिल रही है। तो सेम यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दिया तो जो dm है यानी कि टोटल मोमेंट हमें मिल जाएगा। टोटल मोमेंट कैसे मिलेगा? जितना भी shear फोर्स है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए जितने भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर लिया तो हमें यहाँ से मोमेंट मिल जाएगा। अब m क्या होता है? m इज इक्वल्स टू m नॉट, ब्रैकेट में लिखा है एरिया अंडर द shear फोर्स फ्रॉम x नॉट टू x। जितना भी एरिया होगा shear फोर्स डायग्राम में x नॉट से लेकर x तक, तो ये सब एरिया मोमेंट हम मानते हैं। सिंपली हमने डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशंस थी उनको इंटीग्रेट कर दिया है, यानी कि एक बात पहले बताया कि मोमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो shear फोर्स, और shear फोर्स को कर रहे हैं तो वेट। अब हम वापस जा रहे हैं, अब वेट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो shear फोर्स मिल रही है, और shear फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मोमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, v इज इक्वल्स टू v नॉट नेगेटिव ऑफ द एरिया अंडर लोडिंग कर्व फ्रॉम x नॉट टू x। ये बात हमें समझ में आ गई थी। shear फोर्स कितनी होगी? जितना भी लोडिंग के अंदर एरिया है वो सब एरिया और नेगेटिव साइन के साथ, तो वो shear फोर्स हो जाएगी। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा?
एरिया अंडर द शियर डायग्राम फ्रॉम x नॉट टू x। शियर डायग्राम में x नॉट से लेकर x तक जितना एरिया होगा उसको हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। If there is no externally applied moment m naught x at x naught is equals to 0, total amount at any section equals to the area under the shear diagram up to that section। यानी कि अगर कोई भी मोमेंट नहीं लग रहा है x0 पर, यानी कि शुरुआत में बिल्कुल, तो जितना भी shear डायग्राम के अंदर एरिया आ रहा है उतना हम वेट मानते हैं, वो टोटल मोमेंट वहाँ का है। When v passes through 0 and is continuous function of x, तब del m over del x is equals to 0। अगर shear force की वैल्यू 0 है, shear force 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ से 0 आ जाती है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैंटिलीवर जब बीम होता है और फ्री एंड पर लोड लग रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम यूनिफॉर्म बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम धीरे धीरे वेरी करता रहता है। तो यहाँ पर जब हम लोड को इंटीग्रेट कराएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम, और शियर फोर्स को इंटीग्रेट कराएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और क्रिटिकल वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की कब होती है? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट अकर when shear force crosses the zero axis discontinuously। यानी कि क्रिटिकल वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है बेंडिंग मोमेंट की जब shear फोर्स 0 से पास होती है। जैसे नेक्स्ट में हमने एक एग्जांपल भी कवर किया था, सिंपली सपोर्टेड जब रहता है तो SFD BMD सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो SFD BMD हम इस तरीके से फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर शियर फोर्स कांस्टेंट था, यानी कि रेक्टेंगुलर बन रहा था, लेकिन बेंडिंग मोमेंट लीनियरली चेंज हुआ, पहले बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि शियर फोर्स जहाँ पर मिनिमम हुई वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो आपको लास्ट के 2 डायग्राम जो दिख रहे हैं, ये शियर फोर्स डायग्राम और लास्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो SFD में बिल्कुल जो सेंटर का पॉइंट होगा वहाँ पर 0 वैल्यू है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वहाँ पर मैक्सिमम हो गया। ये हमने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो 2 इक्वेशंस हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और V इज इक्वल्स टू डेल M अपॉन डेल एक्स, ये बिल्कुल मेन है। अगर हमें ये पता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।